This is the last topic of your probability, and the topic is random variable and probability distribution. हो सकता है आपकी बुक्स में इस एक्सरसाइज के बाद एक एक्सरसाइज 15.8 और हो, लेकिन 15.8 से रिलेटेड जो टॉपिक है वो करेंटली इस साल के लिए सीबीएसई ने जो है वो निकाल दिया है, और अब क्योंकि वो सीबीएसई की तरफ से बाहर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि 15.8 हमें नहीं करनी, तो उस हिसाब से देखें तो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें इसमें सीखना है वो इसकी बेसिक टर्म्स हैं, और वो जो बेसिक टर्म्स हैं, लेट मी जूम अप द डॉक्यूमेंट, क्योंकि बिना जूम किए तो बात बनेगी नहीं। देखो, जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट पेज आज के पीडीएफ का है, आई एम गोइंग टू शेयर द पीडीएफ विद यू आफ्टर द क्लासेस ओवर। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक टर्म आ रही है रैंडम वेरिएबल, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने इसे। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल तो बिल्कुल वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप लोग लोअर क्लासेस में करते आए हो। वेरिएबल मीन्स एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, यानी जो वेरी कर सकता है दैट इज नोन एज वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा? इट इज सिंपली अ वेरिएबल whose values are determined by the outcomes of random experiment। मतलब आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आए आपने उन आउटकम्स को लिस्ट अप किया, और उन आउटकम्स को लिस्ट अप करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें ना वेरिएबल की एक डेफिनेशन हमेशा दी जाती है कि हमारे लिए ये क्वांटिटी जो है वेरिएबल का काम करेगी। तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो है वैल्यूज असाइन करेंगे, एक नंबर एक्स असाइन करेंगे सैंपल स्पेस को। वो जो एक्स है दैट इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज को कौन डिटरमिन करेगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं उनसे पता चलेगा कि उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट के हर एक आउटकम के लिए हमें एक रियल नंबर एक्स ऐसा मिलेगा जो कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ शो किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। मान लो दो कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, सपोज वी टॉस टू कॉइन्स, और आउटकम्स क्या क्या आते हैं जब भी टू कॉइन्स को टॉस करोगे? तो आपके पास आउटकम्स आएंगे डबल टेल, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और हेड हेड हो सकता है। चार ही तो आउटकम होता है ना जब भी हम टू कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो ये 4 आउटकम्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ टी का मतलब टेल है और एच का मतलब हेड है। अब सपोज करो कि हमने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? किसको रैंडम वेरिएबल मान के चलना है? नंबर ऑफ हेड्स को मान के चलना है। अब आप देखो, जो पहला आउटकम है ना टीटी, इस टीटी में कितने हेड हैं? एक भी हेड नहीं है। टीटी कंटेन्स नो हेड। टीएच और एच टी में देखें तो कितने हेड आ रहे हैं? एक एक हेड आ रहे हैं टीएच में, और एच टी में एक एक हेड है। और एच एच को देखें तो कितने हेड्स हो गए? 2 हेड हो गए। इसका मतलब जब भी आप टू कॉइन्स को टॉस करोगे तो हो सकता है हेड एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आएगा तो एक्स की वैल्यू हो गई 0। इट मे बी पॉसिबल कि हेड एक बार दिखाई दे। एक बार दिखाई दे तो चाहे टीएच के थ्रू आए चाहे एच टी के थ्रू आए, एक्स की वैल्यू हो गई 1। तो 1 दो बार हो गया ना, एक बार टीएच के लिए 1 हो गया, एक बार एचटी के लिए हो गया। और फिर उसके बाद आती है बात किसकी? 2 की। अगर हम एच एच की बात करें तो एच एच के करस्पॉन्डिंग 2 हेड बनते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू हो गई 2। लेकिन हम जब रेंज लिखेंगे ना, जब हम ये लिखेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यूज क्या बनी, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें एक नंबर को एक ही बार लिखना होता है। तो टीटी के करस्पॉन्डिंग एक्स हो गया 0, टीएच एच टी दोनों के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू हो गई 1। तो 1 को एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे, 1 लिखेंगे हम सिर्फ, और एच एच के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई 2। तो इसका मतलब आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स आया, इस एक्स की वैल्यू या तो 0 आएगी, या फिर 1 आएगी, या फिर 2 आएगी।
ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज जो हैं ये हो सकती हैं, जिस बेसिस पर आप क्या कह सकते हो, इस बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space associated with random experiment. रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस के सभी सैंपल पॉइंट्स को हम अकाउंट में लेंगे और हर एक को देखते हुए x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो रेंज है वो रियल लाइन पे से आएगी। रियल लाइन पे से आने का मतलब क्या हो गया, रेंज में रियल नंबर मिलेगा। ये रेंज है 0 1 2 जैसे यहाँ पर आया, ठीक है। तो रेंज जो है वो एग्जैक्टली x की वैल्यू को शो करेगी। मतलब डोमेन तो हो गए सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, और रेंज इसमें क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ x विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तब रैंडम वेरिएबल की ये जो डेफिनेशन है ना, इसके साथ लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट, इसको, ये इंपॉर्टेंट का शायद पी दिखाई दे रहा है खाली यहाँ, तो इसको जो है बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। अब इसके बाद आती है कि रैंडम वेरिएबल जो होता है उसकी कैटेगरीज क्या होंगी। तो 2 कैटेगरीज हैं रैंडम वेरिएबल की हमारे पास। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में लेकर चलते हो ना, स्टैट्स में जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से डील कर रहे होते हो तो आप डेटा या एक्स को डिफाइन करते हो 2 तरह से आता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब है वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को लेगा, कंटिन्यूअस का मतलब है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को लेगा। डिस्क्रीट के केस में एक, जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना दे विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स, दे मे बी अ होल नंबर, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं, मुझे होल नंबर कहना चाहिए क्योंकि यहाँ जीरो भी अकाउंट में आ रहा है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज वन विच टेक्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जिसमें वैल्यूज आती हैं उसको हम बोलेंगे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था हेड्स वाला, उसमें किया था ना टी टी एच टी टी एच एच एच, इनके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 1 2 आती है। तो 0 1 1 2 आती है, तो जब रेंज लिखें तो रेंज में तो एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, इसलिए 1 को हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट भी हैं और 1 के गैप पर होल नंबर्स में आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। इसके बाद जो अगला आता है वो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब वो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। कुछ लिमिट्स असाइन कर दी जाए, उस लिमिट्स के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे मान लो हम एक पर्सन की हाइट की बात करें, तो हाइट तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर थी, 150 सेंटीमीटर यानी 5 फुट, और वो एकदम से 151 सेंटीमीटर हो जाए। तो 150 से 151 एकदम से तो आएगा नहीं, वो पास तो बीच में से ही होगा ना, कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसे ही वेट है, अगर किसी का वेट 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम से 65 किलोग्राम एकदम से थोड़ी हो जाएगा, पहले वो 60.1 60.2 बल्कि इवन बीच वाले नंबर्स। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। हालांकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस को हमें डिस्कस नहीं करना है, हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस 2 तरह के होते हैं, लेकिन हमें कौन सा करना है, डिस्क्रीट वाला करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, रैंडम वेरिएबल जो भी दिया जाएगा आपको उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। अब जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। यहाँ अंतर क्या आएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप क्या लेकर चलते हो, फ्रीक्वेंसीज को लेकर चलते हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह हम किसको रखेंगे, प्रोबेबिलिटीज को रखेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी रैंडम वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज आ रही है, मान लो आपका रैंडम वेरिएबल x है और उसकी वैल्यूज आ रही है x1 x2 xn, हम सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। x1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 आ गई, x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p2 आ गई, xn की प्रोबेबिलिटी जो है वो pn आ गई। सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे और उनको उठा के ऐसे एक टेबल में पुटअप कर देंगे। 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने, जितनी एंट्रीज हैं, तो एक कॉलम में x की वैल्यू, एक रो में x की वैल्यूज और एक रो में प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज।
तो इस तरीके से जब आप पुटअप करके ये जो टेबल बनाओगे ना, दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाते हुए ना आपको दो बातों का ध्यान रखना है। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसीज मोर देन वन होती हैं। आप हमेशा कहते हो भाई ये आइटम जो है 2 बार रिपीट हुआ तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, कोई एक पर्टिकुलर नंबर 5 बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे ना, तो ये तो हमें अच्छे से पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना तो कभी 0 से कम होती है, ना कभी 1 से ज्यादा होती है। तो जो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज होंगी वो 0 और 1 के बीच में ही होंगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। 1 तो हो सकती है, श्योर इवेंट है, तो 0 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 कब आती है, जब इवेंट इम्पॉसिबल होता है। तो 0 से ज्यादा होगी और मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। और जो दूसरी बात है, वो दूसरी बात ये है कि जो प्रोबेबिलिटीज का सम है ना, वो सम हमेशा 1 आना चाहिए। अगर जितनी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाली सबका टोटल सम 1 नहीं बनता है, तो आप मान के चलो आपने कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती की है, आपका आंसर गलत है, आप उसे रिकैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कंटेंट रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। let us now come to the question number 1। डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज पर आ रही हूँ। एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से डिस्कस कर लीजिएगा, खुद से स्टडी कर लीजिएगा। कोई डाउट्स आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द एक्सरसाइज। लेट अस कम टू द फर्स्ट पेज। ठीक है, एक्सरसाइज 15.7 रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है हमारा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the probability distribution of random variable number of tails when 2 coins are tossed। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन जरूर दी जाएगी। ठीक है, ये तो क्योंकि बिना डेफिनेशन के आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपसे किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो आप मानकर चलिए। ठीक है, तो जितनी भी बार होगा उतनी बार जो है वो आपको वैल्यूज दी हुई मिलेंगी। ये आपने ध्यान रखना है। आपको डेफिनेशन ढूंढना है, सर्च करना है क्वेश्चन में से कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो एग्जैक्टली क्या है। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। यहाँ कितने कॉइन्स को टॉस किया है, 2 कॉइन्स को टॉस किया है, और रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन दी है नंबर ऑफ टेल्स। टेल्स कितने आए। ठीक है, अब देखो जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो 2 कॉइन्स को टॉस करने का सैंपल स्पेस बनेगा एच 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 टी टी एच टी टी। ये कॉइन वाले क्वेश्चन तो ना बार बार रिपीट होते रहेंगे। 2 कॉइन का केस है तो ये सैंपल स्पेस बनता है। अब कॉइन जो है इसमें कोई स्पेसिफिक वो तो दिया नहीं ना कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम तो यही मानकर चलेंगे कि कॉइन कैसा है, अनबाइज्ड है। तो जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो हर एक टॉस में चाहे हेड आए चाहे टेल आए, प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो हो गई बाय 2 हेड की भी और टेल की भी। अब रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या दी है आपको, आपको कहा रैंडम वेरिएबल एक्स है नंबर ऑफ टेल्स। टेल्स कितनी आती हैं। अब जब आप 2 बार कॉइन को टॉस करोगे, हो सकता है आपके पास एक बार भी टेल ना आए, या एक बार आए या 2 बार आए। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या बनेंगी, इट में बी 0, इट में बी 1 और इट में बी 2। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 जो है इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब जब आप x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी लोगे तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 0 का केस लें तो x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी में हम किसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब नो टेल एट ऑल। नो टेल का मतलब क्या है कि टेल तो आई नहीं, टेल नहीं आई तो दोनों बार क्या आया, हेड आया। तो एच एच की प्रोबेबिलिटी, अब एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू पी एच इंटू पी एच। ठीक है, हर एक टॉस दूसरे टॉस से इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट लगाए तो एच एच की प्रोबेबिलिटी का मतलब पी एच इंटू पी एच। पी एच इंटू पी एच आ गया हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4।
फिर आपको लेना है 1 वाला केस। जब आप 1 का केस लोगे तो 1 का मतलब हो गया 1 हेड 1 टेल। अब 1 हेड 1 टेल के तो 2 इवेंट्स बनते हैं, एक एच बनता है, एक टीएच बनता है। ठीक है, 1 हेड 1 टेल के 2 केसेस बनते हैं, एच भी बनता है, टीएच भी बनता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएच। अब जब हम वैल्यू निकालें तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी मीन्स पी एच इंटू पी टी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच का मतलब क्या हो गया, पी टी इंटू पी एच। मैंने हर जगह इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट लगाया है। इसे हम आराम से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हेड और टेल इक्वली लाइकली केसेस थे, यहाँ दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ऐसे इसलिए कर सकते हैं। लेकिन ना कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जहाँ हेड और टेल का आना इक्वली लाइकली नहीं होता, तो वहां तो फिर जो मैं अभी अप्रोच यूज कर रही हूँ इसी तरीके से करना पड़ता है, आप ओवरऑल पर नहीं देख सकते उस क्वेश्चन को, तो इसलिए इस मेथड की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी मीन्स पी एच इंटू पी टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच मीन्स पी टी इंटू पी एच। वैल्यूज पुटअप कर दी, कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हो गया 1/2। इसके बाद आ गया तीसरा केस। तीसरा केस है x इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 टेल आई, दोनों बार टेल है, दोनों बार टेल है यानी पीटी इंटू पीटी, टेल की प्रोबेबिलिटी इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी हो गई 1/4। अब इनको उठाकर हमने इस टेबल में पुटअप कर दिया। ये टेबल दिखाई दे रही है ना सबको, इस टेबल में वैल्यूज रख दी। फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट रो है एक्स वाली, उस फर्स्ट रो में हमारे पास ये देखो ये वाली, जो आपका जो फर्स्ट रो है ना ये वाला, देखो इसमें तो किसकी वैल्यूज रखी है हमने, एक्स की वैल्यूज रखी हैं। और जो सेकेंड रो है इसमें किसकी वैल्यू रखी है, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू को रखा है। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी थी 1/4, ठीक है, 1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/2 और 2 की प्रोबेबिलिटी थी 1/4। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हमने यहाँ पुटअप कर दी, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। आप चेक कर सकते हैं तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1 के इक्वल आता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ओके है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, अब यहाँ नंबर ऑफ टॉसेस को बढ़ा दिया। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को यहाँ 4 बार टॉस किया। एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि हेड और टेल के क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूर देखनी है कि आपको जो कॉइन दिया वो बायस्ड है कि अनबायस्ड है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना फिर तो आप उसको अनबायस्ड ही मान के चलोगे, और अनबायस्ड कॉइन में हेड आना और टेल आना इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ रहता है। तो पीएच और पीटी 1/2 होती है। तो इक्वली लाइकली के केस में आप सैंपल स्पेस को ओवरऑल में भी कंसिडर करके चल सकते हो और 1/1 करके प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हो, दैट इज अप टू यू। मैंने इस क्वेश्चन में हालांकि डायरेक्ट कैलकुलेशंस किए हैं ताकि थोड़ा हम टाइम सेव कर सकें। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स का। कितने टॉसेस हो रहे हैं 4। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ टॉस है वो तो 4 हो गए, 4 बार टॉस किया। 4 बार टॉस किया है तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ना नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, क्वेश्चन ने क्लियर क्लियर दिया कि नंबर ऑफ टेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है वही रैंडम वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ टेल्स। अब 4 टॉसेस में कितनी कितनी टेल्स आ सकती हैं, हो सकता है एक बार भी ना आए, हो सकता है एक बार टेल आए या 2 बार आए या 3 बार आए या 4 बार आए। ठीक है, तो 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 0 1 2 3 4, 4 केस हो सकते, 5 केस हो सकते हैं टेल नंबर ऑफ टेल्स के, क्योंकि नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं, 4 टॉसेस आपको दिए हैं। 4 बार टॉस किया तो 4 बार टॉस के 5 रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, अब 1/1 जो है हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी मैंने बताया ना ये जो इवेंट्स हैं आउटकम्स हैं इक्वली लाइकली है, तो आप ओवरऑल में भी कंसिडर कर सकते हो। तो एक बार ध्यान से देखो, मैंने सैंपल स्पेस को यहाँ लिस्ट अप कर लिया। अब जब सैंपल स्पेस को लिस्ट अप किया ना तो इस सैंपल स्पेस में 16 आउटकम्स बनेंगे। क्यों बनेंगे 16, हर कॉइन के 2 केसेस, और टॉस कितने 4 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हर कॉइन के 2 आउटकम होते हैं।
पहले के भी 2, दूसरे के भी 2, तीसरे के भी 2, फोर्थ के भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आउटकम्स बन जाएंगे? 16 आउटकम्स यहाँ पर बनेंगे। अब इन 16 आउटकम्स में सबसे पहले हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी टेल नहीं आया, एक भी टेल नहीं आया यानी सारे हेड हैं। अब सारे हेड का तो एक ही इवेंट बनता है, एच 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 एच, वन इवेंट बनता है आउट ऑफ 16, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/16। इसको हम ऐसा इसलिए ले पाए बिकॉज ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अगर आपको थोड़ा डाउट लगे या आपको लग रहा है गलती ना हो जाए तो आप ऐसे भी ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4h है ना, तो pH इंटू pH इंटू pH इंटू pH, हर pH की वैल्यू 1/2, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ करोगे तो भी 1/16 आ जाएगा। इसके बाद आता है x इज इक्वल टू 1 का केस। जब 1 वाला केस लेकर चलोगे तो 1 का मतलब एक टेल 3 हेड। अब एक टेल 3 हेड के केसेस को लिस्ट अप कर लो। टेल एक बार आ रही है, हेड 3 बार आ रहा है, तो ये 4 केस बनते हैं। 4 केस कैसे बनेंगे? हो सकता है टेल पहले वाली बार में आया हो सकता है टेल दूसरी बार में आया हो सकता है टेल तीसरी बार में आया हो, या हो सकता है टेल चौथी बारी में आया हो। तो 4 आउटकम बनते हैं, 4 आउटकम बनते हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/16। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज जो है इसमें अगला केस कौन सा आया हमारा? द नेक्स्ट केस इज रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स 2 हेड्स। 2 टेल आ रही है, 2 हेड आ रहे हैं। अब आप सैंपल स्पेस में से काउंट कीजिएगा, 2 टेल 2 हेड के 6 केस बनते हैं। ये 6 केस मैंने लिखे हुए ऊपर। ये 6 केसेस कैसे बनेंगे इसका शॉर्टकट वे है, वो नीचे डिस्कस करेंगे अभी। तो 6 केसेस बनते हैं जिसमें 2 हेड होंगी 2 टेल होंगी। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि आपको 2 हेड 2 टेल 2h 2 टेल्स 4 चीजों को अरेंज करना है। 4 चीजों को अरेंज करना है, ये मैटर कर रहा है ना, एच टी टी एच कैसे आ रहा है, अरेंजमेंट्स देखने हैं। लास्ट ईयर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, 4 थिंग्स के अरेंजमेंट्स होते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों एच देखने में एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। दोनों टेल भी देखने में एक जैसे हैं, रिपीटिशन के केस में डिवाइड करते हैं इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और डिवाइड किया 2 इंटू 2 से, तो 24 को 2 इंटू 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? सीधे सीधे 6 आ जाएगा ना, इसलिए भी यहाँ 6 आउटकम्स बन रहे हैं। कई तरीके हो सकते हैं इस चीज को चेक करने के कि कैसे बनेंगे। एक वे मैंने इस पीडीएफ में डिस्कस किया हुआ, उसको लेंगे अभी। तो x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/16। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट केस हमारा कौन सा बनता है? x इज इक्वल टू 3। 3 का मतलब है 3 टेल 1 हेड। अब यहाँ भी वही पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हेड पहली बार में आया हो या दूसरी बार में या तीसरी बार में या चौथी बार में। 4 केस बनते हैं जिसमें 3 टेल होंगी 1 हेड होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/16 आ गई। और जब 4 वैल्यू है तो 4 का मतलब चारों टेल्स, तो चारों टेल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाएगी 1/16। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को उठाकर हमने टेबल में पुटअप कर दिया। 0 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज हैं 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16। मैंने डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करके इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिया, सिर्फ इसलिए नहीं लिया ताकि जब हम सम करके देखें तो हमें आसानी से पता चल जाए कि हमारा टोटल 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप चेक कर सकते हो, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 1 16/16 यानी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अब इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं। बेटा ये जो सैंपल स्पेस लिखने का ना एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट अप किया, आप ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपने क्या करना है? पहली लाइन में आपने 8 हेड्स और 8 टेल्स लिखने हैं। ये वाली फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूं मैं। 8 बार एच लिखो, 8 बार टेल लिखो। ठीक है, फिर आप सेकेंड लाइन पे जाओगे, आधा कर दो, 4h, ये वाला प्रोसेस है, 4h 4 टेल 4h 4 टेल, 8 का आधा 4 हो गया ना, तो ये सेकेंड लाइन नोट कर दी। सेकेंड लाइन नोट करने के बाद तीसरी लाइन में जब जाएंगे तो और आधा कर दो। अब 8 का आधा कितना हो गया? 2,
सॉरी 8 का आधा हुआ 4, 4 का आधा हुआ 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, तीसरी लाइन में ऐसे लिखते जाओ अल्टरनेटली। और फिर 2 का हाफ हो गया 1, यानी एक हेड एक टेल, ऐसे करके चौथी लाइन में लिखते जाओ। तो जब आप इस तरीके से लिस्ट अप करोगे ना, 8 4 2 1, फर्स्ट लाइन में 8 हेड 8 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल अल्टरनेटली, तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपको ये 16 आउटकम्स मिल जाएंगे। और 16 तो हमें पता ही था, 4 कॉइन्स के केस में 16 आउटकम्स होते हैं, आधे हेड वाले आधे टेल वाले। उस हिसाब से ये 8-8 का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अब आप इसमें काउंट कर सकते हो, जो टिक वाला है वो 4 हेड का केस है, इसके आगे टिक लगा दिया। जिसके आगे ब्लैक डॉट लगी हुई है वो 3 हेड और 1 टेल का केस है, 4 बनते हैं। जिनके आगे मैंने स्टार लगा दिया, आप काउंट कर लीजिएगा, 6 केस बनते हैं, इनमें 2 एच होंगे और 2 टेल मिलेंगे। जिनके आगे डैश लगा हुआ है वो 4 केसेस हैं, उसमें 1 हेड और 3 टेल आ रहे हैं। और फिर लास्ट में जिसके आगे ये ऐसे करके लगा दिया, नया सिंबल बना दिया बस मैंने ऐसे, ये 4 टेल्स का केस है, ये एक ही केस है। तो इस तरीके से आप सैंपल स्पेस को लिस्ट अप कर सकते हो और आपको आराम से पता चल जाएगा कि अलग अलग पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज पर आऊं ना, तो अगले 2 पेजेस में मैंने 2 क्वेश्चंस और सॉल्व किए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपने आप कैलकुलेट कर, अपने आप सॉल्व करने हैं बेटा। इसमें क्या है, ये बाइज्ड कॉइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है कि एक कॉइन लिया, उस कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और उस कॉइन को टॉस किया 2 बार, और 2 बार टॉस करने के बाद जो है नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्वेश्चन तो वही है कि कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बस जो डिफरेंस है ना वो ये है कि कॉइन बाइज्ड है। बाइज्ड है यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं है। अब टाइम ओवर होने वाला है, सो द क्लास इज ओवर।